नमस्कार। 6 बज गए, मैं हाजिर हूँ वादे के मुताबिक। आप लोग आइए तो फिर आपसे बातचीत हो। तो दोस्तों को हम आज आपसे मिलवाने के लिए जिन्हें लाए हैं वो है डॉक्टर आलोक वाजपेयी। तो जैसा कि इनवाइट में मैंने लिखा था कि जब घेर लें अवसाद निराशा शोक, बात करें, हाजिर हैं आलोक। तो बेसिकली है क्या कि ये जो जो वक्त है, जिस वक्त में हम लोग हैं, ये जो कोरोना काल है, हम सभी लोग एक ऐसे भंवर में फंस गए हैं जहां हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति डरा हुआ है, हर व्यक्ति शोक में है, अवसाद में है। समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग कि हमें करना क्या चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि हम किसी ऐसे जानकार व्यक्ति से मिलें, मनोचिकित्सक से मिलें, उनसे बात करें और ये समझने की कोशिश करें कि ये जिस प्रॉब्लम को हम सब झेल रहे हैं इस वक्त, उससे कैसे पार पाया जाए। तो मैं इनवाइट करती हूँ आलोक जी को। आलोक वाजपेयी जी, डॉक्टर आलोक वाजपेयी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आइए, हमको ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दीप्ति जी। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा आलोक जी, हमारा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये जो हालात हैं इस वक्त जी। इतना वक्त हो गया है ये, और लॉकडाउन और क्वारंटाइन इस सब के बाद तो हो क्या गया है कि ये जितना भी सबके कामकाज ठप हो गए हैं एकदम, या तो ठप हो गए हैं या गति बहुत धीमी है। और ऐसे में देखने में ये मिल रहा है कि दो कारोबारी कहेंगे हम इसको, वो अपने चरम पे हैं। एक ज्योतिषी, लोग जिनसे अपना भविष्य जानना चाहते हैं, उनको मालूम नहीं है कि उनके भविष्य में क्या होने वाला है या क्या होगा। और दूसरे साइकियाट्रिस्ट, जिनसे लोग कंसल्ट कर रहे हैं, जिनसे अपनी प्रॉब्लम को जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो इस वक्त में जबकि आपके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको कैश कर सकते थे। इस वक्त में 14 जून को आपने फेसबुक पे अपना फोन नंबर लाइव शेयर कर दिया था कि आप लोग जो है वो इस नंबर पे फोन कीजिए, मुझसे बात कीजिए। आपने टाइम भी दिया था 11 से ही। तो आपको नहीं लगा कि इस समय को कैश कर लेना चाहिए? कठिन सवाल पूछा आपने, बट एनीवे देखिए, दो चीजें हैं। जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो मुझे एहसास उसी वक्त हो गया था कि ये बहुत बड़ी मेंटल हेल्थ क्राइसिस होने वाली है, क्योंकि एकदम से ये पूरी क्राइसिस अनएक्सपेक्टेड ढंग से आई। अनएक्सपेक्टेड इसलिए कि ये तो लोगों को पता था कि कुछ वुहान में वायरस निकल आया है, कुछ फैल रहा है। इसकी कोई भी दुनिया में उस वक्त ये नहीं सोच रहा था कि वो उसके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा आके। तो एक बार जब ये मार्च के सेकेंड वीक में शुरू हुआ तो भी लोगों को लगा 10-15 दिन का मसला होगा, अभी लॉकडाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन कुछ सरकारों को भी नहीं पता था। मतलब आई विल नॉट ब्लेम एनीबॉडी दिस टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट्स आल्सो डिडंट नो व्हाट टू डू। तो उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। वो लॉकडाउन धीरे धीरे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बढ़ता चला गया। अब तो देखी नहीं आज तक, अब थोड़ा ईजी हुआ है। और कल तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि अब कोई फर्दर लॉकडाउन नहीं करेंगे। मुझे ये नंबर मैंने पहले हफ्ते में डाल दिया था। मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्तों से ये कहा था कि अपनी क्लिनिक बंद कर दोगे अगर, ये बड़ा क्योस हो जाएगा, इस वक्त तमाशा बहुत बनेगा। तो ये नंबर मैंने एक्चुअली दोबारा डाला है। अच्छा, 14 जून को तो हम वो दोबारा डाले। हाँ, मैंने अप्रैल फर्स्ट वीक में डाल दिया था। तो जिन लोगों को मुझे जानते थे वो फोन पे कांटेक्ट करते रहते थे। अभी दोबारा डालने की वजह दूसरी थी। सुशांत की जब डेथ हुई, और ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, सुशांत की डेथ इज जस्ट वन ऑफ द सुसाइड्स। सुसाइड रेट इन इंडिया हैज गॉन अप इन द लास्ट 3 months, और इसकी बहुत सारी वजह है। लोगों को जिनको बीमारी की टेंडेंसी रही है, साइकियाट्रिक इलनेस की, चाहे वो डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, वो उनको तो निश्चित रूप से प्रेसिपिटेट हो गया इन 3 महीनों में बीमारी। जिनको नहीं भी थी, खाली बैठने से, देखिए एक मोटे तौर पे 1 मिनट के लिए मैं डाइग्रेस करूं कि आप लेखिका हैं और लोग जानते हैं, ये आप अगर समझने की कोशिश करिए, 99% आदमी का जीवन
क्या होता है, वो उठ के बाहरी दुनिया में लगा रहता है। रजस तत्व जो है ना, तो रजस के बीच में खेल चलता है। दौड़ते रहो, काम करते रहो, कुछ प्राप्त करते रहो, कुछ गेन करते रहो, कोई गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी होती है। गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी एकदम से रुक गई, स्टूडेंट्स की पढ़ाई रुक गई, बिजनेस रुक गया, आना जाना रुक गया, मित्रों से नहीं मिल सकते, अपनों से नहीं मिल सकते। एकदम से जो वैक्यूम आया, उसने एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ा दिया लोगों का। और ये मैं आम लोगों की ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो इस 3 महीने में बड़ा, मतलब क्या कहूँ, उसको हंसने की बात नहीं है, लेकिन मैं तो बड़े बड़े थिंकर्स को मैंने देख लिया कि उनके दिमाग कितने डिरेल हो गए हैं, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था, सरकार को नहीं पता, आईएएस को नहीं पता, डॉक्टर्स को नहीं पता, तो सब एक कयास चल रहे थे। तो एक तो ये हुआ एंजाइटी लेवल्स हाई होने की वजह से। उसमें जिस बेचारे को टेंडेंसी थी बीमारी की, उसको डेफिनेटिवली बीमारी हो। तो सुशांत की डेथ के बाद हुआ ये कि अचानक मैंने एक दिन फेसबुक खोला और इतने लोग उसमें ऑफर कर रहे थे कि आप अगर बीमार हैं तो हमसे बात कर लीजिए, मेरा कंधा ले लीजिए, चाय पी जाइए। मैं सीरियसली घबरा गया। मैंने कहा भारत में अगर इतने काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट होते तो ये मेंटल हेल्थ की क्राइसिस ना होती कभी। तो मैंने उन लोगों की प्रोफाइल देखी जी, मैं उनको, ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, मैंने सवाल सिर्फ ये पूछा था कि आप इनवाइट तो कर रहे हो लोगों को कि आपसे बात करें आके, आपकी अपनी इमोशनल स्टेट क्या है? जब कोई आपसे अगर सुसाइड की बात करने आता है, आपकी अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ है क्या जो आप हैंडल कर सके उसको? जी, पता लगा एक बचाने चले तो 2 हो गई। राइट। तो एक मुझे ये फियर हुआ सबसे पहले। दूसरा फियर मुझे ये हुआ कि चूंकि हिंदुस्तान में कोई क्रेडेंशियल्स किसी के नहीं होते और कोई ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है, इसलिए जैसे चप्पे चप्पे पे मिल जाते हैं लोग, वैसे साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर के एक बाढ़ आ गई है सोसाइटी में। मैं ये आप ज्योतिष का आपने नाम लिया था ना, ज्योतिष की साइंस तो बहुत होगी, साइंस जिन्होंने सितारों के कॉन्स्टेलेशन से मैप किया होगा, बिल्कुल। प्रश्न ये है कि अब उसका सही कैलकुलेशन कौन कर पाता है? तो ऐसे ज्योतिष बहुत है, कैसे आदमी पता करेगा कौन सही है गलत? तो आपने पूछा, काम चल गया, हो गया। ये बड़े रिस्की काम है सुसाइड के केस में खासकर। आप ऐसे पूछने जाए कि भैया हमें पढ़ाई नहीं कर हो रही, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, वो कुछ बता देगा दाएं बाएं आपको, आप कर लीजिए, सफल हो गया तो ठीक है। दीज आर रिस्की थिंग्स। इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ चांस ऑफ पीपल हार्मिंग देमसेल्व्स। तो बहुत सारी हेल्पलाइन शुरू हो चुकी है। निमांस जो मेरा बेंगलोर में इंस्टीट्यूट जहाँ मैं पढ़ा साइकेट्री, वहां पे मैंने कहा भैया एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपना नंबर भैया फ्री में डाल दो, तो लोग कम से कम फोन कर लेंगे, 2-4 मिनट बच जाए, किसी की जिंदगी बची जाती होगी, बचे भी होंगे, क्योंकि मैंने तो क्लिनिक बंद ही नहीं करी थी। मैं फोन पे और जाके मैंने कहा रिस्क विस्क कोविड की तो है अपनी जगह, लेकिन इस वक्त अगर हम भी हट गए तो गड़बड़ हो जाएगी। डॉक्टर्स तो हटे ही नहीं मैदान से, प्रश्न नहीं था। पैसा ऐसा कमाने, हाँ, फायदे की बात यह है कि फायदा वैदा मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था इस प्रोफेशन में। तो हमारे गुरु कहते थे पैसा कमाना है तो बिजनेस करो, कुछ और करना है तो डॉक्टरी। तो क्या फायदा वैदा था, लेकिन फायदा उठाया लोगों ने, कई लोग बन गए इस मामले में। आपका अगर गौर करिए, आपके नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लैग आ रहा है क्या? एक सेकंड रुकिए। आलोक जी के नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब आया? अब ठीक है? नहीं, आवाज अटक अटक के आ रहा है सब कुछ। नहीं आ रही। दमदार बात वाजपेयी जी कह रहे हैं, राघवेंद्र अवस्थी जी कह रहे हैं, और भी कई लोगों ने आके। कोई बात नहीं, हम लोग अभी दोबारा मिलेंगे आलोक जी से, और हम लोग काफी लंबी चौड़ी बातचीत करनी है। आप लोगों के सवाल भी लेंगे, पहले हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे, उसके बाद हम लोग आपके सवाल लेंगे और उसका भी जवाब देंगे आलोक जी। और दूसरे की बात, आलोक जी गाना बहुत अच्छा गाते हैं, याद दिला दीजिएगा जाने से पहले इनका गाना सुनना है। आलोक जी साइकियाट्रिस्ट तो है ही है, इसके साथ साथ ये एक बहुत ही जिंदा दिल और मस्त मौला पर्सनैलिटी है।
तो इनसे बात करके बहुत मजा आता है। इनके साथ वक्त आप गुजारेंगे तो आपको वक्त का पता ही नहीं चलेगा। तो ये इस तरह की शख्सियत हैं। दूसरे आर्ट, कल्चर, मूवी, हर चीज में इनको इंटरेस्ट है। हर हर उसमें जो है कला के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें इनका अमल दखल है। और बहुत सोशल व्यक्ति हैं ये। जी बेहतर हाँ। हुआ कुछ? हाँ, अभी कुछ तो बेहतर, हालात बेहतर हुए कुछ? अब हालात कुछ देखिए, बेहतर है। वेरी गुड। तो एक गड़बड़, तो जो सबसे बड़ी गड़बड़ इस प्रोसेस में जो मुझे लग रही थी, जी। वो ये थी कि लोगों को, मतलब नॉट नेसेसरली मी, देयर आर हम्म, अदर पीपल हु हेल्प, तो पीपल शुड हैव हम्म, ओपन एक्सेस। और क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ देखिए, जिनको साइकेट्रिक इलनेस रही या जिनको हम्म, है, सिर्फ उनकी हम्म, समस्या नहीं थी, समस्याएं देखिए एकदम से बढ़ गई थी। और यकीन मानिए हम्म, दीप्ति जी, ऐसी ऐसी समस्याएं बढ़ गई जो आदमी ने हम्म, कभी हमने अपनी लाइफ में एंटिसिपेट नहीं की होगी। स्कूल बंद है, बच्चे क्या करेंगे? हाँ। तो सडनली किसी के दिमाग में वेव आई कि आप ऑनलाइन पढ़ाओ। हाँ, ये भी एक सवाल है। ये ऑनलाइन एजुकेशन जो बच्चों के लिए, ये कितना छोटे बच्चों के लिए तो हाँ, तो हार्मफुल नहीं है? बिल्कुल हार्मफुल। अरे, जनवरी तक सब वही टीचर्स और पेरेंट्स कह रहे थे कि गजेटरी से दूर रखो बच्चों को, और हाँ। वही पेरेंट्स अब पीछे पड़ गए कि लो मोबाइल, लो पढ़ो। तो बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करेगा, आधा घंटा पढ़ेगा, 15 मिनट बदमाशी करेगा करेगा वो। एक छोटे बच्चों के लिए बड़ा डेंजरस है, दे कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्क्रीन। और करेक्ट। स्कूल जाना एक फिजिकल इंटीमेसी होती है, हाँ। टीचर होता है, उसकी बॉडी होती है, ये सब हजार तरीके होते हैं सीखने के। तो इसमें एक ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई, तो मैंने स्कूल से कहा, लेकिन स्कूल की अपनी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि हाँ। हमें कोर्स खत्म करना है, कोर्स से ज्यादा टीचर की तनख्वाह देनी है। तो अभी जब सेशन खत्म हुआ तो मैंने कुछ टीचर्स स्कूल से कहा कि भैया, बच्चों को अगर 6 महीने छोड़ दोगे, नहीं हाँ। पढ़ाओगे, तो कोई ज्ञान प्रवाह में और रिवॉल्यूशन में पीछे नहीं रह जाएंगे वो। हाँ, मतलब छोटे बच्चों के साथ तो ये नहीं होना चाहिए। उनको जी। भी छोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? 1-2 साल हाँ, अगर वो पीछे हो जाते हैं तो कौन सा उनके नहीं, जीवन में। और कोई पीछे नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया की क्लॉक पीछे हो गई। हाँ। जब पूरी दुनिया की क्लॉक पीछे हो गई तो कोई रेस रही नहीं गई। वो तो आप, मेरे इसका मतलब ये है कि आप सीधे सीधे बराबर पे चल रहे हैं ना आप। तो अब ये, लेकिन आप समझिए, तो आजकल कई लोग, जैसे आप, दूसरा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो जी। जिनकी रोजी रोटी अटकी थी, हम्म, उनका तो एक प्रॉब्लम थी, हम्म, लेकिन जिनके पास सेल्फ सफिशिएंट था, जो 3-4 महीने सस्टेन भी कर सकते थे, हम्म, उनकी क्राइसिस पैदा हो गई कि दिन भर, बड़ा मतलब कमाल है। अब बाद में कभी इस पे लिखिएगा आप, जी। हंसने वाली बात नहीं, लेकिन अब 3 महीने बाद थोड़ा हंसा भी जा सकता है कि जी। जो लोग बड़े क्लेमेंट थे कि बड़े हम समझदार हैं और रिश्ते और ये वो, जहां हाँ। बंद कमरों में एक साथ रख दिए गए, हाँ। 4 दिन हाँ। में सबके पंजे निकला एक दूसरे के प्रति। हाँ। हाँ, ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, मतलब मुहाल हो गया एक साथ रहना। एक साथ रहना मुहाल हो गया। क्लैशेस और मैं तो तो अब इसको अगर आप पर्सपेक्टिव में देखिए, तो हम्म, बीमारी तो 5-10% लोगों को थी। डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, उन सबको हम्म, तो बेचारे बीमार हैं, उनका तो बीमारी हो गई। कुछ लोग एंजाइटी प्रोन थे तो उनकी एंजाइटी बढ़ गई। बाकी हिंदुस्तान में मजेदार चीज हो गई, आप तो हम्म, फेसबुक देखती हैं, जी। मतलब हिंदुस्तान की, मैं सीरियसली, मतलब एक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जी। हम लोग की पोल खुल गई पूरी। और पोल ऐसे खुल गई, एक हाँ। बार पहले भी खुल चुकी है पोल। हम्म, मोदी जी ने एक बार डीमोनेटाइजेशन कर दिया था, या जी। अगर आपको हाँ। याद हो। हाँ, बिल्कुल याद है। ये हमारा देश जो है, हाँ। जो कहता है हम बड़े आध्यात्मिक हैं और त्याग है और हम तो सब छोड़ देते हैं, है हाँ। ना, ये महान लोग 24 हम्म, घंटे बिना पैसे के इंतजार नहीं कर पाए। हाँ, सही, अगले दिन बिल्कुल सही। एंजाइटी लेवल कितना हाई था। हम्म, यही देश जब एक क्राइसिस फेस करता है जिसमें मृत्यु का भय है, या जी। आपसे सिर्फ ये कहा गया है भाई शांत बैठो, अब देखो हाँ। क्या होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि हम लोगों की अपब्रिंगिंग और हम्म, एक हमारी सोसाइटल थिंकिंग हम्म, में कुछ बहुत गंभीर फ्लॉ है। मतलब ऐसा क्या हम्म, हो गया कि हम लोग शांत नहीं बैठ सकते,
हम में से हर आदमी को बोलना है, हर आदमी को अपना ओपिनियन देना। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? व्हाई कांट पीपल जस्ट स्टिक टू द वर्क व्हिच दे वर डूइंग और नॉट डूइंग, व्हाटएवर। ये इनिशियली 15-20 दिन मुझे, मतलब मैं सीरियसली बैठ के दीप्ति जी मैंने सोचा, मैंने मुझे लगा ये कि मैं अक्सर वर्कशॉप्स में कहता हूँ मैं कि हमारे देश में जहाँ हम लोग ये क्लेम करते हैं कि हमें हमारे यहाँ सब कहा जा चुका है, हम लोग क्लेम करते हैं कि ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, साइंस हुई, ये हुई, ये पार्शियल ट्रूथ है। हमारे यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी चाहे भले हुई हो चाहे ना हुई हो, वो तो एक दूसरा ईगो ट्रिप है, पर हमारे यहाँ एंशियंट टाइम से लेके मिडिवल एज तक दिमाग के अंदर बहुत गहरी छलांग लगाई गई थी, चाहे कुछ ही लोगों ने लगाई हो, और वो अपने पीछे ज्वेल्स छोड़ गए थे। ज्वेल्स बड़े सिंपल थे, ज्वेल्स एक बात के लिए कहते थे कि कैसे आप अपनी लाइफ मैनेज करें, राइट। एक आपद धर्म होता है, क्राइसिस वाला धर्म, वो कैसे आप मेंटेन करेंगे। तो अगर आप गौर करिए तो हमारी पूरी ट्रेनिंग, चाहे महात्मा गांधी के 30 सालों में रही हो, चाहे बुद्ध के समय में रही हो, चाहे पहले जहां भी चले जाइए देखते रहिए, मैं तो आप सिर्फ जानती है, मैं तो बस रिएटरेट कर रहा हूँ, वहां पे सफरिंग कैसे आप स्टोइकली, कैसे बैलेंस से सफरिंग आप देखोगे, वो ट्रेनिंग दी गई हमेशा। सही, हम उससे बहुत दूर चले आए ना, बहुत दूर चले आए। हमें ये ट्रेनिंग जो हमारी बेसिक कल्चर, इंडियन थॉट्स जो है, इट इज अबाउट वन थिंग, कि कैसे विरोधाभासों में, कैसे कॉन्ट्राडिक्शंस में, कैसे क्राइसिस में संतुलन आप कैसे बनाते हैं। अब की बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि पहले 70 साल की ट्रेनिंग ने, या उससे पहले की भी ट्रेनिंग ने, अब ब्लेम वेम करना बेकार है कि ब्रिटिशर्स ने किया कि किसने किया, हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं कि सफरिंग कैसे होती है। तो जब रियल सफरिंग आ गई सामने, तब हम सब एक्चुअली हिल गए। हाँ, हम सुविधाएं मुहैया कराने में ही लगे रह गए जी, है ना? हाँ, हम ये किसी को बस, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इतना गेन ओरिएंटेड लाइफ जीते हैं कि कुछ करते रहना है, हमें कुछ अचीव करना है, पैसा करना है, नाम करना है, जो भी करना है हमें, मतलब कुछ करते रहो बिना वजह के। सिर्फ आनंद के लिए जीना होता है, ये किसी ने नहीं सीखा। हाँ, ये तो लैक है, एकदम लैक है। मतलब हमें आनंद के लिए भी बहाने चाहिए, हमें यही नहीं। हाँ, मतलब आनंद अंदर स्वतः, उसको वो दाल रोटी में है, आप लो तो आता ही नहीं है। तो सिर्फ आनंद के लिए करो तो, हाँ। लेकिन है क्या, लेकिन जब दिस कंट्री वाज लुकिंग इनवर्ड्स व्हेन इट वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट ग्रेट थिंग्स, हमने पिछले 30-40 सालों में आउटवर्ड लुकिंग शुरू कर दी है। जब आप अमेरिकन मॉडल ऑफ हैप्पीनेस ले लेंगे, अमेरिकन मॉडल ऑफ हैप्पीनेस वाज वेरी क्लियर, वो एक्सटर्नल चीजों पे अपना हुक लगाता है। तो एक्सटर्नल चीजों, समयवार चीजें आज चली गई, बात खत्म। हमने 30 साल में अंदर देखना बंद करके बाहर देखना शुरू कर दिया। इसमें हुआ ये कि जहां बाहर बंद हुआ, अंदर आज जाना आता ही नहीं है ना, सीखा ही नहीं। अब दूसरा, उसकी फ्लिप साइड ये है कि हम लोग तो बड़े ही इतने पूजा पाठ रिचुअलिस्टिक, मतलब कमाल है कितना ज्यादा इस देश में होता है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ यार, मंदिर भरे हैं, मस्जिद भरी है, गुरुद्वारे भरे हैं, डॉक्टर भरे हैं, अस्पताल भरे हैं, अदालत भरी है, कितनी प्रॉब्लम है भाई इस कंट्री में। मतलब आधा हिंदुस्तान से ज्यादा वहीं भरा हुआ है। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमें क्या, हर आदमी से आप बात करके कभी रैंडम देख लीजिए कि भैया मृत्यु चीज, अरे मरने से नहीं डरता हूँ, तो मरने से नहीं डरता हूँ, 3 महीने में पता लग गया कितना मरने से डरता हूँ ना। बिना मरे मर गए, बिना मरे मरे, मतलब कोविड ने इतने नहीं मारे हुए, भय से प्रॉब्लम खड़ी हो गई लोगों को। सही है। अच्छा ये बताइए आलम जी, आप ये बताइए पहले, आपके जहन में कहाँ से आया कि आपको साइकियाट्रिस्ट बनना है? नहीं, मैं थोड़ा सा डॉक्टर तो मुझे बनना ही था, वो तो बचपन से एक इंस्पिरेशन थी आसपास वालों की, लेकिन मेरा
थोड़ा सा बचपन से ही कुछ इंटरेस्ट मेरा ये थोड़ा जो ये फ्रिंज की चीजें होती है ना, मिस्टिसिज्म, ये ऑकल्ट में उतना नहीं था मुझे, मैं बहुत रिचुअलिस्टिक आदमी नहीं हूँ, रिचुअल और कर्मकांड में बिल्कुल नहीं, लेकिन वो जो मिस्टिसिज्म होता है, जैसे सूफीज्म मुझे अट्रैक्ट करता था, कृष्ण बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो जो आपने कृष्ण पे लिखा भी है ना? जी जी जी, पोएट्री भी लिखी है मैंने कुछ, और वो जितने लोग सुन रहे चाहें तो मुझे अपना नंबर ईमेल व्हाट्सएप कर दें तो मैं भेज दूंगा फ्री में उनको। इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि तो मुझे ब्रेन समझने का बड़ा लगा रहता था कि ब्रेन कैसे समझना है। तो ब्रेन समझने के लिए नियरेस्ट वाज आइदर गो टू साइकोलॉजी और साइकेट्री, पर डॉक्टर चूंकि बन चुका था तो इसलिए मैं साइकेट्री चूज करी। फिर मैं निमांस नाम का इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, 7-8 साल रहा वहां, मैं स्लीप पे रिसर्च कर रहा था, स्लीप एक मेरा पैशन है। और जी, तो एक तो ये रही, लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि फिर मैं प्रैक्टिस करने लगा, तो प्रैक्टिस के साथ क्योंकि आईआईटी से मैं जुड़ गया था आते ही, तो मेरा दूसरा एक बड़ा हिडन पैशन है फिजिक्स। अच्छा। तो अल्टीमेटली दोनों कन्वर्ज किए जाके फिजिक्स ऑफ ब्रेन पे, कॉन्शियसनेस और कैसे ब्रेन करता है। तो वो रिसर्च से कुछ एक किताब भी निकल आई अभी 1-2 साल पहले, जिसका नाम ही मैंने माया इज रियलिटी रखा है। माया इज रियलिटी। जी, मेरी एक टेड टॉक भी पड़ी हुई है उस पे। तो उसका मजमून सारा ये है कि ब्रेन जो है आदमी का, वो 5,000 साल में जैसा हमें पता है, और 2 लाख साल 3 लाख साल जैसे भी इवॉल्व हुआ है, ब्रेन एक बड़ी मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, आई शुड नॉट से कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स है। वो करता ही क्या है कि जितने इनपुट्स जा रहे हैं ब्रेन में, आंख से, नाक से, कान से, टच से, वो सारे सिग्नल्स को लेकर ब्रेन एक कहानी वीव करता रहता है। वो पुरानी मेमोरी, इमोशन और अभी जो इनपुट गया उसको लेके वो 200-500 मिली सेकेंड में कॉन्शियस ब्रेन को एक भेजता रहता है, एक फ्रेम ऑफ रियलिटी। कॉन्शियस ब्रेन जो है उस पर डिसीजन लेता है कि उसको एक्ट करना है कि नहीं करना, और एक स्टोरी बिल्डअप कर रहा होता है। तो एक्चुअली हम सब उस स्टोरी में जी रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम एक परसेप्शन में रहते हैं, अपनी एक इमेज बना के रहते हैं, उसी इमेज को सच मानने लगते हैं कि ये हम हैं, है ना? जी 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 जी। तो ये जो शंकराचार्य जी कह गए थे माया, वो माया मतलब बड़ी कमाल की चीज है। वो माया भी 2 एंगल से देखी जा सकती है। आप व्यक्ति हैं, ये विश्व आपके लिए माया है, या आपके लिए रियलिटी है और ऊपर वाले के लिए माया है। मतलब माया दोनों परसेप्शन, दोनों एंड से। तो जितना हमारा कॉन्शियस ब्रेन जानता है, वो अनकॉन्शियस मस्तिष्क की हजारों प्रोसेसेस से निकला हुआ है। तो हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए, एक आदमी से आप कुछ, किसी ने बुरा कह दिया, कुछ आज कुछ हो गया, आपका मतभेद हो गया और कई वर्ष बीत गए। अगली बार जब वो आदमी आएगा, तो इससे पहले कि वो कुछ बोले, आप पहले सतर्क हो जाओगे, यार पिछली बार इसने बहुत मेरा बाजा बजाया था। हाँ। अब वो कुछ नहीं कह रहा, अभी कुछ है नहीं, मतलब अभी सब न्यूट्रल है, लेकिन आपका दिमाग पहले ही एंटिसिपेट करने लगता है। तो ब्रेन करता क्या है, ब्रेन सिर्फ आपके सर्वाइवल के लिए काम कर रहा है, नंबर 1, और नंबर 2 वो फ्यूचर एंटिसिपेट कर रहा है। वो सारी इंफॉर्मेशन से वो ये सिर्फ एंटिसिपेट कर रहा है कि अगले क्षण आपके लिए सेफ है कि नहीं। हाँ, तो वो पहले से एक सतर्कता का वो लगा देता है ना? जी। तो एक इसमें बड़ा फ्लॉ है, जैसे हम लोग रैशनल लोग होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल्स खासकर बुद्धिजीवी होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं सब रैशनल थिंकिंग है। वो सब साइंस, न्यूरो साइंस, कुछ रैशनल थिंकिंग नहीं है। आपका रैशनल थिंकिंग पूरे इमोशन से लेस्ड है। एक्चुअली आपका मन में कोई स्टिमुलस दिया जाए तो आपका मन देखेगा वही जो आपकी मेंटल स्टेट है। करेक्ट, 100%। ये 100% ना। तो आपका इमोशन पहले ही डिसाइड कर देता है तुम क्या देखोगे और क्या समझोगे। लेकिन इमोशंस को हमारी सोसाइटी में वैल्यू दी नहीं जाती। अब आप इसको कनेक्ट करिए पिछले 3 महीनों से, क्योंकि इतना ज्यादा रैशनल थिंकिंग पे जोर सोसाइटी में है कि इमोशन हैंडल करना किसी को सिखाया नहीं गया। करेक्ट। तो हमें ट्रेनिंग बच्चों को ये देनी चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमारे इमोशंस को वो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई है। हाँ, उन पे काम ही नहीं किया गया है बेसिकली। हाँ, इमोशनल फूल। हाँ, मतलब कोई आदमी इमोशनल है उसको फूल कहते हैं हम लोग। तो कमाल के लोग हैं, वो तो अलग बात है। हाँ,
और हमारी सोसाइटी जो है वाकई, मतलब जो लोग इमोशनल हैं वो उसे हाइड करते हैं, उसे छुपा के जी रखते हैं कि अगर जी। पता चल गया कि हम हाँ। इमोशनल हैं तो ये कुछ बहुत गलत बात हो जाएगी, हमारी इमेज खराब हो जाएगी। जी जी जी। और इमोशनल मतलब वो अगर कॉन्शियसली छुपा लें अगर, तो भी ठीक है। वो रिप्रेस करते हैं, वो उसके लिए हाँ अपने को कर्ज करते हैं हाँ कि, और जब जब वो करते हैं, वो अपने क्या करते हैं कि वो इतना दबाते हैं, पर वो एक बात भूल जाते हैं हम लोग सोसाइटी में, कि जो विचार या इमोशन आपके दिमाग में उपज गया वो कहीं जाने वाला नहीं, वो अपनी कीमत लेके जाएगा। आप आज उसको दबा दीजिए, राइट। अगर आज आप उसको दबा देंगे तो कल वो किसी न किसी परवर्ट रूप में निकलेगा। हमारी हाँ सोसाइटी की सारी गड़बड़ी इसीलिए है। इसी इसीलिए कहते हैं हमें सहज रहना चाहिए, रोना आता है तो रो हाँ। लेना चाहिए, गुस्सा आता अब है तो गुस्सा हो लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर अगर आप इस चीज को, अब आप जरा इस कंट्री में फीमेल्स की स्थिति से जोड़िए, तो हाँ 2 मिनट में एनालिसिस बदल जाएगी सारी। सारा फेमिनिस्ट डिस्कोर्स बदल जाएगा। फेमिनिस्ट डिस्कोर्स इसलिए बदल जाएगा कि जड़ में प्रॉब्लम कुछ और है। जड़ में प्रॉब्लम ये है, ये जो लड़की की तरह रोते हुए हों, सेंटेंस है हाँ ना, हाँ, है? ये फ्रेज ही है, लड़कियां लड़कियों की तरह आंसू बहा रहे हो। हाँ हाँ, ये थॉट हाँ 50% पॉपुलेशन में बैठा हुआ है मेल्स के अंदर। तो वो एक फॉल्स हम्म, ब्रेवाडो लिए रहते हैं, उनको रोने में बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो जब रोने में प्रॉब्लम है तो आप दबाओगे तो कहाँ जाएगा वो? अगर बहुत बड़े संतुलित दिमाग के हो तो उसको आप क्रिएटिव चैनलाइजेशन कर देंगे, सिनेमा बना देंगे, म्यूजिक कर देंगे। पर इतना कितने लोग होते हैं? कम लोग होते हैं ना। आप तो बंबई में रहती हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री जानते हैं, जी वहीं कितने क्रिएटिव लोग हैं। हाँ एक्चुअल क्रिएटिव बम्बई में थोड़ा छोटा परसेंटेज है, बाकी तो सब हाँ, दुकानें चल रही हैं। सही सही है। तो ये ज्यादातर मेल, ये 90% ये परिवर्तित होता है क्रोध में। वो क्रोध आप फिर अपनी पत्नी पे निकाल लें कि किस पे निकाल लें, ये सब। सो जो मैस्कुलिनिटी जिसको कहते हैं, हम्म, वो मेरा ख्याल है ट्रेनिंग ये होनी चाहिए कि लड़कों को हम्म, उनकी इमोशनलिटी एक्सेप्ट करना सिखाना चाहिए। हाँ अगर वो ये करेंगे तो हाँ मेरे ख्याल से ये सब डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कम। मैं एक्सटेंशन इसका आपको बता रहा हूँ। हम्म, ये हुए हमारे बापू महात्मा गांधी, ठीक, उन पर बड़े इल्जाम जी लगते हैं, खासकर औरतों को लेकर। हम्म, मैं तो गांधी पे प्रोग्राम हम्म, करता हूँ, एन आवर विद द महात्मा नाम से। सब जगह लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। कहीं कहीं जवाब सुनने वाले लोग होते हैं, कहीं नहीं होते। महात्मा गांधी के ऊपर जितने इल्जाम लगे हैं, लोग ये हम्म, भूल जाते हैं कि जो औरतें उनके साथ रह रही थी उनमें हम्म, से किसी ने इल्जाम नहीं लगाया था। ये सब बात के ठेकेदारों ने लगाया, पहली बात तो। दूसरा हम्म, दूसरा ये कि जो गांधी के साथ औरतें रहती थी वो कभी भी हम्म, गांधी से डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं करती। गांधी हम्म, के साथ वो औरतें अगर रह रही थी एक कमरे में या उनके साथ सोती थी, दैट वाज अ टोटल नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप। द रीजन फॉर दिस वाज, एंड इट वाज हम्म, ओपन हट, एनीबॉडी कुड वॉक इन, एनीबॉडी कुड वॉक, एनीबॉडी कुड ऑब्जर्व। कोई गांधी छुपा के तो करते नहीं थे। गलत सही हो सकता है सोसाइटी के हिसाब से, वो उसमें मैं बहस में नहीं पड़ रहा हूँ, वो तो ठीक है, लोगों का हक है गलत है। लेकिन आप ये गौर करिए, एक आदमी जिसके हम्म, आश्रम में लड़ाई ये हो रही है कि बापू ने तुम्हारे कंधे पे कल हाथ रख लिया, हमारे नहीं रखा है, वो क्या? गांधी के साथ औरतों का कहना है ऐसा। मैंने अपनी किताब में चैप्टर भी ये लिखा है कि हम्म, गांधी ने अपने अंदर के फेमिनाइन को, अपने अंदर की हाँ स्त्री को इतना बढ़ा हाँ लिया था कि औरतें महसूस ही नहीं करती थी किसी पुरुष से मिल रहे हैं। और वो करते क्या थे? करते वो थे जो सब स्त्रियां करती हैं, मटर छील रहे हैं, प्रेग्नेंट औरत का हम्म, ख्याल रख रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं। तो ये फेमिनाइन और मैस्कुलिन, हम्म, ये सबके अंदर होता है। जी हमारी सोसाइटी में सप्रेस कर देते हैं या रिप्रेस कर देते हैं, तो उसके चलते सब गड़बड़े होती हैं। तो एक इस तल पे बड़ी गड़बड़े हैं लोगों का।
ये जब क्राइसिस होती है, प्लस हमारे यहाँ बचपन से आप देखिए स्कूलों में क्या सिखाते हैं, ये गेन कर लो। दूसरा हमारे प्रॉब्लम है, हमारे डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। यही माइग्रेंट लेबर है जिनके लिए आंसू बहा रहा है पूरा देश। मैंने लोगों से कहा ये 3 महीने पहले भी माइग्रेंट लेबर थे यार, और अभी 6 महीने बाद भी हो जाएंगे। हमें अब तक कहाँ थे हम लोग? इनकी दशा पे हमने ध्यान दिया? या किसी का बेटा कह दे हमें लेबरर बनना है तो बाप जूते निकाल के मारेगा उसको। या कोई कह दे कि हमें चाय वाला बनना है, समोसे बेचने, हमें नहीं पढ़ना, पेरेंट्स विल नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज हमारे यहाँ इतना डिवीजन है दिमाग में। डिग्निटी ऑफ लेबर हमें पता नहीं क्या है, ये काम बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसे डिविजन्स हमने लोगों के दिमाग में बहुत भर दिए। होता क्या है, जब क्राइसिस पैदा होती है दीप्ति जी, तब आदमी संतुलन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि 24 घंटे वो डिविजन्स में रह रहा है कि मैं बड़ा तो मैं सुपीरियर, तो मैं पुरुष, तो मैं ब्राह्मण, तो मैं ये। हविया अपने दिमाग में इतना गहरा हमने भर लिया है कि पहली क्राइसिस में ये सारी गैप्स जो हैं वो खुल जाते हैं। और जब ये खुलते हैं तब रैशनल ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता है इनको। रैशनल ब्रेन के पास इतनी थ्योरी नहीं है, रैशनल ब्रेन के पास इतनी थ्योरी वाकई नहीं है। तो इमोशन सर्ज आ जाता है। जब इमोशनल सर्ज आती है तो अच्छे बुरे सब चले आते हैं उसमें। मतलब सीरियसली क्लिनिक में मैं तो बड़ी ब्रॉड बेस्ड प्रैक्टिस करता हूँ, सिर्फ दवा ववा बीमारी नहीं। मतलब लोगों को मैं बताता रहता हूँ भाई जहां से आपको मिला, आपको कुरान से मिल रहा है कुरान से ले लो, गौतम बुद्ध से मिल रहा है, कृष्ण से मिल रहा है, राम से मिल रहा है, कह देना बड़ा आसान है कि गीता पढ़ लो। हाँ, समझे कैसे? समझ में तो समझोगे आनी कहाँ? समझ में तो आए, पालन कैसे करोगे? राम के पूजा करना अलग है, राम का पालन करना बहुत कठिन काम है। हनुमान चालीसा पढ़ देना आसान है। हनुमान जी का 1% अंश तो ले आए लाइफ में कोई, अरे उतनी लॉयल्टी ले आए, बाकी छोड़ो, उतना सेवा भाव ले आए। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग जो इस वक्त परेशान है, एक सवाल पूछते हैं कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तो ये साइकोलॉजिस्ट और साइक्रियाटिस्ट में फर्क क्या है? हाँ, मतलब कहाँ जाना चाहिए? हाँ, देखिए जाना तो वहां जो एक्सेस में हो पहले वहां जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट होते हैं मेडिकल डॉक्टर्स। तो साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजी जानते हैं, साइकोथेरेपी कर लेते हैं, बात से भी ठीक कर सकते हैं और दवा भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट दवा नहीं लिखते, साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी करते हैं। तो अगर वो दवा लिख नहीं सकते, नहीं सकती नहीं, वो दे आर नॉन मेडिकल पीपल। सो पहले अगर प्रॉब्लम हो तो पहला अगर इमीडिएट कोई नीड है तो साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, बट सूनर लेटर साइकियाट्रिस्ट से एक कंसल्टेशन जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि है क्या, मानसिक स्वास्थ्य में अगर आप देखें तो 100 में करीब 20-25 लोगों को बीमारियां होती हैं, प्योर बीमारियां, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, ये दवा से ठीक हो जाती है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दवाएं बड़ी इफेक्टिव है, ये भ्रम में दूर कर दो कि दवाएं नहीं है। सोने वाली दवाएं लोग लिखते जरूर हैं, लेकिन सोने वाली दवाएं मेन इसमें नहीं है इलाज का। हम लोगों के पास स्पेसिफिक दवाएं हैं जो हमें मालूम है ब्रेन में किस केमिकल में जाके असर करती हैं और कैसे ठीक करती हैं। ठीक है, अच्छा। तो बहुत इफेक्टिव दवाएं हैं और लोगों को ठीक कर देती हैं दवाएं वो। एक दूसरा, अगर लगता है कि इस दवा और साइकोथेरेपी साथ में चलनी है तो साइकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये 20% लोगों की डायग्नोसिस मिस ना हो, क्योंकि वो मान लीजिए डिप्रेशन की आप एक बात करें तो डिप्रेशन की कई वजह होती हैं और कई प्रकार होते हैं, तो डायग्नोसिस मिस नहीं होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। तो वो साइकियाट्रिस्ट कर सकता है दवा। अब बाकी 70% लोग कौन है जो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं? बाकी 70% लोग हैं जिनको जिंदगी की प्रॉब्लम है, जिनको मैं कहता हूँ प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग या सोशल सफरिंग। प्रॉब्लम क्या है जी, किन्हीं वजहों से लोग अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, तो वो स्पिल ओवर कर जाता है और एक थ्रेशोल्ड के बाद वो बीमारी बन जाता है। इनकी प्रॉब्लम जिंदगी में उपजने, रिलेशनशिप में, काम में और भी 50 स्ट्रेस में। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, ये लोग भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए नींद नहीं आ रही किसी को, है ना,
एग्जाम है किसी का, 10 दिन बाद एग्जाम है और नींद नहीं आ रही तो बीमारी नहीं है ये, लेकिन वो जाएगा डॉक्टर के पास तो डॉक्टर दवा लिख देगा। तो ये मेडिकलाइजेशन ऑफ लाइफ जो हो रहा है ये बहुत गड़बड़ है, क्योंकि साइकेट्रिक दवाएं कोई भी लिख देता है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग का अगर मेडिकलाइजेशन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर लोग दवा छोड़ नहीं पाते। उसमें क्या करना होता है, उसमें छोटी मोटी दवा सपोर्ट सिस्टम के लिए देके, छोटी मोटी दवा सपोर्ट सिस्टम के लिए देके बाकी साइकोथेरेपी से या अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके। देखिए ये 70% लोग कौन थे, साइकेट्रिक तो पिछले 100 साल की ही है, प्रॉब्लम तो पहले भी होती होंगी। ये 70% लोग किसके पास जाते थे, मित्रों के पास जाते थे, बुजुर्गों के पास जाते थे, परिवार के पास जाते थे, रिलीजन में जाते थे, ये सब करते थे। अब वो सब क्लिनिक में आ जाते हैं, बीपी हाई हो गया, एंजाइटी हो गई, सो ऑन सो फोर्थ। ये 70% लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट मिलकर काम करें। लेकिन कोई भी हो, आप अगर साइकोलॉजिस्ट अच्छा है तो वो आपको बता देगा कि आपको दवा की जरूरत है तो आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाइए। सिमिलरली अच्छा साइकेट्रिस्ट ही बता देगा। हाँ जी जी जी, ये काउंसलर बहुत सारे हैं, मतलब एक ये फैशन हो गया है काउंसलिंग का। लोग जो काउंसलिंग कर रहे हैं और ऑथराइज नहीं है, और ये जैसा कि आपने शुरू में कहा था, ये एक फैशन बन गया है जी कि मतलब लोग सर्विसेज दे रहे हैं और वो समझते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी 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 तो ये वो नहीं है नीम हकीम खतरा है जान। नहीं, बिल्कुल खतरा है जान है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे उनकी देश में काउंसलिंग जो है वो कितनी कारगर होती है ये। देखिए छोटी मोटी काउंसलिंग काउंसलिंग एक ऐसा शब्द है जिसका जिसका मैक्सिमम दुरुपयोग है हिंदुस्तान में, है ना। काउंसलिंग बहुत दुरुपयोग। काउंसलिंग मुझसे अगर आप पूछिए ना, तो काउंसलिंग एक इलाज का तरीका होता है साइकोथेरेपी, उसके पीछे पूरी साइंस है। काउंसलिंग का सिंपलेस्ट मीनिंग ये होता है कि एक प्रॉब्लम है, उसके लिए किसी से हमने डिस्कस किया और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आया। एक बच्चा कंप्यूटर सेंटर में गया, उसने कहा कौन सा कोर्स ले, वो काउंसिल कर दिया उसने, ठीक। मैराइटल काउंसलिंग, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, कोर्ट कहती है जाओ कराओ, एक काउंसलर है दोनों प्रॉब्लम सुनता है, कुछ रास्ता बता देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, स्कूल्स में सबसे ज्यादा शुरू हो गया राग ये। अच्छा बच्चे बेचारे कैप्टिव क्राउड होते हैं, जो जिसको बैठा दोगे सुन लेंगे, वो उनकी कोई से तो है नहीं, बच्चों की कोई से नहीं है इस कंट्री में। अगर अगर स्त्रियों की नहीं सुनी जाती तो उससे ज्यादा बच्चों की नहीं सुनी जाती। तो किसी भी प्रिंसिपल से अगर आप बात करें, वो अपनी ड्रॉर खोलेगा, 50 पन्ने दिखा देगा, काउंसलर्स के नाम पे भीड़ लगी हुई है। तो कोर्सेज छोटे मोटे चलते हैं, 90% कोर्सेज में कोई क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता। मतलब लोग सर्टिफिकेट और डिग्री लेके चले आते हैं जिसमें उन्होंने 5 मरीज नहीं देखे होते अपनी जिंदगी में। लेकिन चल हिंदुस्तान में इसलिए रहा है क्योंकि नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट और नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है, ये एक कारण है। हाँ कम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि तमन्नाई लोग बहुत होते हैं। तमन्नाई मतलब जैसे आप दो लोगों को बुला के सिखा दीजिए, तो 4-6 दिन में जब उनको कुछ शब्द मालूम हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी पीठ पे एक लात मारेंगे और अपनी एक दुकान खोल लेंगे। दुकान खोलने पे तो आप रोक नहीं सकते किसी को, वो बहुत नुकसान करते हैं। वो ये संघर्ष तो मैं तो 22 साल से प्रैक्टिस में कर रहा हूँ। मैं सिर्फ लोगों को ये सलाह देता हूँ कि आप जिसके पास भी जा रहे हैं, आजकल आपके पास व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, उसका क्रेडेंशियल चेक कर लीजिए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई साइकोलॉजिस्ट है जो उसने एमफिल किया हुआ है, एमफिल को माना जाता है कि साइकोलॉजिस्ट, ठीक, आप चले जाइए उनके पास। इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू गो टू अ हॉस्पिटल। एंड मैं साइकेट्रिस्ट होने की वजह से नहीं कह रहा हूँ, गो टू अ साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट कभी झोला छाप पे नहीं भेजेगा, उसकी अपनी एक टीम होगी, उसको पता होगा कौन लोग हैं, उनके पास भेजेगा। तो सिर्फ 1000 रुपए का खर्चा ही है, बस सही एडवाइस मिल जाती है, राइट। दूसरा ये है कि अगर आप जी नहीं, आप बताइए। नहीं पूछिए हाँ, मैं तो उसको ही आगे बढ़ा रहा था।
हम ये पूछ रहे थे कि ये हमें कब पता चले, मतलब ये क्या सिम्टम्स हैं कि हमें लगे कि अब हम नॉर्मल से नॉर्मलसी की ओर जा रहे हैं, मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है ये हमें जी कैसे पता चले और कब पता चले? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो चूंकि मैंने बताया कि इमोशंस प्राइमरी होते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत मूड स्विंग होना, कभी उदास हो जाना, कभी खुश हो जाना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। एग्जाम की स्थिति में घबराहट होना, शादी के पहले घबराहट होना, मियाँ बीबी के लड़ना, किसी के मरने पे ग्रीफ होना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। राइट। थोड़ा गलत सोचना भी नॉर्मल चीज है। ज्यादा सही गलत अच्छा बुरा किसी ने ऊपर से नहीं कहा, ये हम ही लोगों ने बनाया है। जी। लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कोई भी सिम्टम या कोई भी मेंटल स्टेट आपकी अगर जरूरत से ज्यादा आपको परेशान करने लगे, आपकी डे टू डे में इंटरफियर करने लगे, जो आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी उसमें बाधा बनने लगे, आप खुद अपने लिए और दूसरों के लिए प्रॉब्लमेटिक होने लगे, ठीक है। लेकिन ये घरों में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो एक इंसान को ये बना ही दिया जाता है भाई ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो उसकी नहीं, पर्सनैलिटी ही वैसी होती है। वो तो देखिए, ये मैंने इसीलिए पहले सोसाइटी के सोचने का तरीका आपको बताया, तब मैं ये बता रहा हूँ। सोसाइटी के सोचने के तरीके में स्केप गोटिंग बहुत होती है। हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि हमारी कोई प्रॉब्लम अगर है तो हम लोग खासकर, हम शायद अमेरिकन हो, शायद उल्टा सोचे क्या है, भाई मेरी प्रॉब्लम है, लेट मी करेक्ट इट। हो सकता है ऐसा। हम लोग कैसे सोचते हैं? सबसे पहले क्या शुरू होते हैं? कुंडली खराब होगी, माँ बाप ने नहीं पाला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, भगवान की मर्जी। ये सब अच्छे साइकोथेरेप्यूटिक टूल है जो आपको सांत्वना दे सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं बदल सकते आपकी। अगर आपको कोई करियर बनाना है और आपको पढ़ना है उसके लिए, तो भैया पढ़ो ना पहले। आप ये कहोगे कि हमें पीसीएस आईएएस का एग्जाम देना है और हम उलझे किसी और चीज में, तो आईएएस के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी माँ कौन है, बाप कौन है। कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर दो। उसके लिए तो रियल, हम क्या कह रहे, भगवान की मर्जी नहीं। भगवान शांत, बड़ी प्रॉब्लम है दीप्ति जी, जब आदमी अपनी समस्या के लिए जूझता नहीं है, ठीक, और एस्केप रूट ढूंढता है, एस्केप, पलायन, हाँ, तो उसकी एनर्जी कारण डिफ्यूज हो कहीं और जाती है। कारण कहीं और। तो मनुष्य के दिमाग ने ब्लेम गेम बहुत जल्दी सीख लिया है ना। आपकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है इस वक्त? यही हो। सुशांत बेचारा गया, अब करण जी जौहर के हाँ, पीछे पड़े हैं, इनके पीछे पड़े हैं। अरे क्या, उन्होंने हाँ, सुसाइड थोड़ी ना करवाई है। ये भी एक चीज पूछनी है, आजकल ये क्या हो रहा है, लोग जो है बहुत ज्यादा अतिवादी हो गए हैं, मतलब या इधर रहना है उनको या उधर रहना है, या इसकी तरफ या उसकी तरफ, मिडवे है ही नहीं, मतलब वो ये गया, ये ये दो चीजें गया ना, हैं। इसका कारण हाँ। ये है, इसका काट करो, देखिए, हम अपने एक्ट की अगर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। खत्म करो, तो मतलब ये हाँ, जो नया ट्रेंड शुरू हो गए हैं। नहीं, नए ट्रेंड्स इसलिए हैं कि हमें अपने एक्ट की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए पहले तो, कि ये कृत्य मैंने किया हाँ, और इसका इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लूंगा। ये हम लोगों को सिखाया नहीं जाता। हमारे घरों में बड़ी गड़बड़ है। मतलब मैं आपका बेसिक प्रश्न बता दूं, फिर ये बताता हूँ। तो आप कब डिसाइड करेंगे प्रॉब्लम है? जब आपको अपने ही मानसिक स्थिति, अपने ही विचार, इन सब से तकलीफ हाँ, होने लगे, और वो तकलीफ सस्टेन रूप से 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहे। अगर वो रहती है तब मेरे ख्याल से कंसल्ट लेना चाहिए। लेकिन एक दिन में मूड चेंज हुआ, एक दिन में बुरा लग गया, एक दिन में कुछ हो गया, इन सब के लिए नहीं जाना चाहिए। ये तो छोटी मोटी बातें होती है। राइट। दूसरा, हमें अगर बदलना है ये सब आगे जाके, हमें अपने घरों में अपने बच्चों को अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी चाहिए। दे शुड, थोड़े बड़े बच्चे जो 10 11 12 साल के हो जाते हैं, दे शुड लर्न टू ओन थिंग्स। जब हम ओन करेंगे तभी तो हम करेंगे। हमें अगर हमेशा कोई ब्लेम गेम के लिए मिलता रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगी। तो चूंकि मैं नहीं कह रहा हूँ सब कुछ गड़बड़ है हिंदुस्तान में, लेकिन हमें हमें समझना चाहिए कि हम कौन लोग हैं। हम लोग इमोशनल लोग हैं, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, हम एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करके शेयर करके जीते थे। लेकिन 20 30 साल में हमने ह्यूमन इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है।
हम दूसरों के लिए ना तो समय निकालते हैं, ना बिना वजह गप लड़ाते हैं, ना बिना वजह चाय पीते हैं। तो जब आप ह्यूमन इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो जब क्राइसिस में आप अकेले होगे, तो किसका हाथ थामोगे? किसका हाथ थामोगे? हर आदमी की जिंदगी में लोग होते हैं जिनका आप हाथ थाम सकते हो, है ना? इट्स ऑल राइट कि भाई कुछ नहीं करना, मुझे बैठा हूँ आराम से, लेकिन ये सब एक्सेप्टेंस, सोसाइटी में जो आप कह रहे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। एक्सेप्टेंस कम हो गई है पिछले 30 वर्षों में। जब एक्सेप्टेंस कम होती है तो टॉलरेंस भी कम हो जाती है। टॉलरेंस कम होती है तो आपके गैप्स में फ्रस्ट्रेशन आते हैं। घरों के अंदर बहुत गड़बड़ है। घरों घरों के अंदर हमारे हिंदुस्तानी बहुत गड़बड़, बहुत। कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है वहां पे आज भी। और हम बच्चों को अपने पिछले 30 वर्षों में सेल्फ सेंटर्ड बनाते जा रहे हैं, क्योंकि पैसा सबके पास बढ़ गया है। हम आप गरीबों के बच्चे थे, आजकल के बच्चे अमीरों के बच्चे हैं। सबके पास अपना फोन है, अपना टीवी, सबके कमरे में सबके पास सब कुछ अपना है, तो शेयर कहाँ से करोगे? हमारे आपके बचपन में एक कजन के जूते चलते थे कई जनरेशन तक, है ना? जिसका सारा पैर बड़ा हुआ था पहन लिया, शर्ट एक ही शर्ट है, सबने पहनी थी। अब कहाँ अब कौन बच्चा पहनता है? तो ये बॉटम लाइन जो अंदर, जी, शेयरिंग मिसिंग है। तो इसलिए ज्यादातर लोग जो, इनकी मैं प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग की बात कर रहा हूँ, जब उनको क्राइसिस होती है तो दे आर नॉट एबल टू एक्सटेंड देयर हैंड। और होता क्या है उसमें, फिर आपकी छोटी सी प्रॉब्लम जो 4 घंटे में ठीक हो सकती थी, वो 40 दिन की हो जाती है। तब आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये डिसीजन की कब जाना है, ये प्योरली इस बात पे निर्भर करता है कि आपको तकलीफ कितनी है अपनी मेंटल स्टेट से, या आपके घर के अंदर लोगों को कितनी तकलीफ है। तो घर के अंदर जो ये लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें भी टॉलरेंस तो चाहिए ही ना, किसी न किसी तरह की भाई। हाँ, ये आजकल बहुत, अब सब लोग जैसे घरों में रह रहे हैं। लॉकडाउन में ये पूरा परिवार, छोटे छोटे घर हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, स्पेशली बॉम्बे में। तो झगड़े तो हो रहे हैं। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा आ गया है कि तो देखिए, मैं तो देखिए बड़ा, मैं आपको सीरियसली अगर ऑनेस्टली बताऊं, मैं साइकियाट्रिस्ट तरह छोड़ दीजिए, मेरे पास लोग आएंगे तो मैं इलाज करूंगा ही, पर ये तो होना है और ये होगा कुछ दिन। अभी 10-15-20 साल ये सब और बढ़ेगा। और बढ़ने की वजह बड़ी सिंपल है। बढ़ने की वजह सिंपल ये है, मतलब बहुत ही कटु बात हो सकती है, शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, पर अच्छा, मेरी बात अच्छा ना लगने से पहले जाके चिंतन करिएगा इस पे। परसों तक घरों के अंदर क्या होता था? हियरार्की होती थी, पुरुष, स्त्री, बच्चे, एक बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली, बड़ा खानदान, ये था। मियाँ बीवी में कोई टसल होती थी तो घर के बाहर नहीं जाती थी, वो फैमिली में अब्जॉर्व हो जाती थी। मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई, चाची के साथ सो गई, उन्होंने बुआ से बात कर ली, बेटे को बुला डांट दिया बाबा ने, सब ठीक ठाक हो जाता था। वॉइस तब भी नहीं थी औरत की। औरत की वॉइस जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अब आई है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आई है। हम ही ने अपनी बच्चियों को पढ़ाया है, हम ही ने कहा है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का लफड़ा ये है कि जहां औरत आवाज उठाती है, आज भी यकीन मानिए पुरुषों के दिमाग में मेजॉरिटी के वही कंडीशनिंग चली आ रही है 5000 साल पुरानी। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, फॉर अ एवरेज मेल टू टॉलरेट एन इंटेलिजेंट वुमेन, उसके लिए बड़ा झुलस जाता है अंदर से कि ओपिनियन दे रही औरत। औरतें तो देंगी ओपिनियन, और अब लड़कियां कमा रही हैं, वो ओपिनियन क्यों काहे को सुनेंगी? तो सोसाइटी में ये डिस्टरबेंस इरिवर्सिबल हो गया। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसका इलाज डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ाना, सप्रेशन बढ़ाना, वॉइस दबाना, ये सब नहीं है। People should change. They should become more tolerant and accepting. At a very, very large level, they should accept कि भाई बदलाव आ रहा है। और पुरुषों को छोड़ दीजिए दीप्ति जी,
माओ को बदलिए, माओ को बदलिए इस सही, देश की। बहुत सही कह रहे हैं आप, दिक्कत तो वहीं से है, वो माए ही नहीं। माए आज भी माए पुत्र और पुत्री में सटल भेद में लगी रहती हैं। आप सोचिए, सब मैं तो आपको जड़ बता दे रहा हूँ, सब मानसिक स्वास्थ्य सब ठीक हो जाए इस देश का, अगर दम वो लोगों की कर लें, करेंगे नहीं वो बात अलग है। आप एक लड़की पालते हो इस देश में 10-12 साल तक बराबरी में, 17-18 साल तक उस लड़की के दिमाग में डालना शुरू कर देते हो कि आपका घर नहीं है, हाँ, किसी और घर में जाना है आपको। फिर वो बच्ची बहुत पढ़ती है, सुना है। वो बच्ची पढ़ती है, एमबीबीएस कर रही है, पीएचडी कर रही है, और लड़का घर में बैठा 26 साल का दारू पी रहा होगा, उसके माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे। लड़की पीएचडी कर रही है, उसके पीछे पड़ जाएंगे शादी कर लो। मतलब शादी करो जाओ। अबे क्यों जाओ भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर। नहीं तो मैं कब तक ये देश ये सोचता रहेगा कि बेटी हमारी हमारी है, ये उसका घर है? अब कब बेटी तक? तो बोझ है ना, लड़का अरे तो कमा के खिलाएगा। तो मतलब एजुकेशन कुछ बदल ही नहीं रहा इस देश में। हाँ, अब आप सोचिए, इसका दूसरा एस्पेक्ट सोचिए, आप जो घर की बात आ रही थी मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ। एक लड़की जी, घर छोड़ के आती है, उस घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होती है, वो घर उसका होता नहीं, वो घर उसकी सास का होता है, और जब तक सास दुनिया से निकलती है बुढ़ी चुकी होती है। 17-18 साल वो बच्चे पालने, पति संभालने इसमें लगी रहती है। सडनली उसको एक दिन लगता है कि अब हमें अपनी लाइफ ठीक करनी चाहिए, तब तक उसकी सारी कैपेसिटी खत्म हो चुकी होती है। ठीक, वो लेयर दर लेयर, लेयर दर लेयर, लेयर दर लेयर, लेयर दर लेयर वो फ्रस्ट्रेशन डाले ले रही है। किसी दिन घड़ा भर जाता है, फिर जब वो लीड हटती है तो वो रिवोल्ट करती है, जब वो रिवोल्ट करती है तो डोमेस्टिक वायलेंस होती है। मतलब प्रश्न ये है कि एक एवरेज आदमी के लिए ये सत्य जीवन के हट नहीं सकते। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ और साइकेट्री का ओरिजिन बहुत सारा सोसाइटी में हो रहा है, अमेरिका में अलग होगा। बीमारियों को आप 10-20% छोड़ दीजिए, ये प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग हमारे यहाँ दूसरे रूप में है। सिर्फ साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से ठीक नहीं होंगी ये बड़े लार्ज लेवल के काम की जरूरत है मेंटल हेल्थ के लिए। तो वो एक्चुअली हर घर में चाहिए हाँ, अगेन। तो मतलब तो इम्पोर्टेंट ये चीज ये है। जी, बताइए। नहीं नहीं, आप कुछ कह रहे हैं, पूछिए पूछिए। नहीं, हम वही कह रहे थे, ये जो बिहेवियर है हमारा, जो ह्यूमन बिहेवियर है, ये मतलब कैसे इसको कंट्रोल में किया जा सकता है, चैनलाइज किया जा सकता देखिए, है, ये एक कैसे? एक 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 बेसिक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि हमारे दिमाग के जो नेटवर्क्स हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं, वो करीब पैदाइश से लेके 18-19 साल तक, 18-19 साल तक कंडीशनिंग होती है हमारी। किस माहौल में हाँ, हम पढ़ रहे हैं, हमें क्या सिखाया गया है। वो जो हम्म, सोचने समझने वाला ब्रेन है, जो ये हिस्सा है लेफ्ट साइड का, जो हमारे हम्म, इम्पल्सिव जानवर को कंट्रोल करता है, वो 20-21 साल के बाद डेवलप होता है। जब हम बच्चों से कहते हैं ना 16 साल के बच्चे से ऐसा क्यों कर रहे हो, वो सोच ही नहीं सकता, वो तो हार्मोन की रेंज में चल रहा है। तो बेकार हाँ, कहते हैं उन बच्चों से, हमें बच्चों से नहीं अडल्ट से कहना चाहिए। तो होता क्या है, वो कंडीशनिंग हमारे पास जो 18 साल की है, वो हम उसमें बदल सकते हैं लोग। तो हम उस काउंसलिंग पेरेंट्स की होनी चाहिए बच्चों की बजाय। बिल्कुल पेरेंट्स को ही सिखाओ इस देश में, और किसी को ना सिखाओ कि भैया आगे की चिंता कर लो महाराज, 20 साल की, बच्चों को इंसान बनाओ, थोड़ी टॉलरेंस, थोड़ा उनको एक्सेप्टेंस, थोड़ा दूसरे को। एक चीज होती है एम्पैथी, एम्पैथी मतलब हाँ, होता है टू पुट माई सेल्फ इन टू द शू ऑफ द अदर पर्सन। ठीक, अगर एम्पैथी डेवलप हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हमारी बचपन से ट्रेनिंग में एम्पैथी हो गई है गायब। हम दूसरे का नजरिया ही नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हम अपने को दूसरे के उसमें डालते नहीं कभी। ठीक है, अगर वो हो जाए तो सारा झंझट खत्म हो जाए। जो आप कह रही थी कि लोग रिजिड क्यों हो रहे हैं, रिजिड इसलिए हो रहे हैं कि एम्पैथाइज ही नहीं कर रहे। जब आप एम्पैथाइज करोगे तो राइट। एम्पैथी तो सिखाइए, सारा रिलीजन आपको एम्पैथी सिखा रहे हैं आज तक, सारा हाँ, रिलीजन एम्पैथी सिखा रहा है, लेकिन वो भी नहीं सुनते हम लोग। हाँ, लेकिन जैसे अब विषम परिस्थितियां हैं, बात यह है कि हाँ, इस वक्त जो है जी, हम नॉर्मल स्थिति में है ही नहीं, तो बिल्कुल हमारा एबनॉर्मल होना बहुत नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल नॉर्मल एक्सेप्टेंस। थोड़ा बहुत तो गड़बड़ होगी भाई, एंग्जाइटी होगी, नींद नहीं आएगी, उदास फील करोगे, थोड़ा है ना। हाँ, तो इतना आफत क्या है हाँ, उसमें? राइट।
नहीं, तो आफत ये है कि कोप अप नहीं कर पा रहे हैं लोग, मतलब फिर उसमें बह जा रहे हैं। मुझसे लोग कहते हैं आके कि डॉक्टर साहब ठीक होना है, तो हम उनसे कहते हैं कागज लो, जरा ठीक की डेफिनेशन लिख के लाओ। ये जो है, जो लोग बीमार हैं, जिनकी प्रॉब्लम कई दिनों तक चल रही है या इतनी इंटेंस है कि उससे डिस्टरबेंस हो रहा है, उनको तो आना चाहिए डॉक्टर के पास। जो बहुत सारे लोग आते हैं उनसे मेरा कहना कम से कम ये, मैं अपने नजरिए से बता रहा हूँ, कई डॉक्टर दवा लिख देंगे, मैं उनसे कहता हूँ एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है कि भाई आज मन ठीक नहीं है, इट्स ऑल राइट भाई। आज उदास हो, इट्स ऑल राइट। आज गुस्सा आ रहा है, इट्स ऑल राइट। लेकिन एम्पैथाइज करो, अपना को दूसरे पे मत थोपो यार, है ना। हमें नॉर्मल ह्यूमन इमोशन की कदर नहीं है एक्चुअली। नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल, जी। वो कहेंगे लस्ट खराब होती है। अरे भैया, लस्ट खराब होती है तो ये सारी कायनात चल कैसे रही है, ये बता दो मैं। तो आप अगर उसको अच्छा नहीं कह सकते तो खराब तो ना कहिए। अब लोग लड़ रहे हैं एक्सेप्टेंस नहीं है, वही अरे मतलब लड़, वो। हाँ, उसी में दबा रहे हैं अपने को। आपको इतना तो होना चाहिए, अगर आप एम्पैथाइज करेंगे तो मुझे आपसे कुछ कहना है तो मुझे में इतना और आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं कहूँ और आप सुनिए, आप समझिए, बात खत्म करिए। इतना बड़ा क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो हमें, मेरा तो अब प्रश्न, अतीत के 3 महीने भूल जाइए। आई एम वेरी कीन टू लुक एट एज अ साइंटिस्ट नेक्स्ट 1 year whether these 3 months have really changed people at all, or are we going to live the same way like we were living. ये देखने वाली बात है। लग अभी ये रहा है कि वी विल बी वर्स। अमेरिका ने तो साबित ही कर दिया वी विल बी वर्स। मतलब वो जो चल रहा है अमेरिका में फ्लॉयड को मारने के बाद, बॉर्डर पे जो चल रहा है हमारे यहाँ, वो बेस्ट तो निकल के। हाँ, तो मतलब हम, सवाल ये कि हम, क्राइसिस हमें नहीं चेंज कर रही, ज्ञान हमें नहीं चेंज कर रहा, हत्याएं नहीं चेंज कर रही, मतलब क्या चेंज करेगा आफ्टर ऑल हमें। ये बड़ा इस सोसाइटल क्वेश्चन खड़ा हो गया। लोग अभी देख नहीं रहे क्योंकि रोजी रोटी की जद्दोजहद में बड़ा मजा लोगों को आ रहा है, दौड़ दो पैसा कमा लो। लेकिन ये प्रश्न कभी ना कभी किसी को उत्तर देना पड़ेगा इसका। कोई उत्तर नहीं देगा, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं देगा। ईच वन ऑफ अस हु कैन थिंक will have to sit back and evolve their own strategy. कई लोग साथ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि लोगों में प्रेम नहीं है, प्रेम बड़ा भी है, बढ़ता भी है। लेकिन मेरा तात्पर्य यह है कि ठीक है, चलता है, कभी आप लड़ेंगे, कभी कुछ रहेंगे। आप लार्जर दूसरे ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग समझिए बस। वो उतना ही वैलिड ह्यूमन बीइंग है जितने आप हैं। एम्पैथी का तो बेसलाइन यही है ना। हाँ। तो जब एम्पैथी आ जाती है तो टॉलरेंस आ जाती है, टॉलरेंस आ जाती है तो झगड़े कम होते हैं। बिल्कुल तो कुछ नहीं ठीक होगा, हिंसा हिंसा होती रहेगी, क्योंकि दिमाग में ही प्रोसेस ही दिमाग की ऐसी है कि उसको बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते उसका। तो मेरे ख्याल से मोटे मोटे तौर पे कुछ भी ह्यूमन बिहेवियर आता है तो 2-4-10% लोगों को छोड़ दीजिए जिनको इलनेस है, ज्यादातर को आप यू कैन रिलेट इट टू द सोसाइटी अराउंड अस। तो किसी ने टाइप किया कि हिंदुस्तान में 80% लोग अफोर्ड नहीं कर एक चीज सकते। जी हाँ, अब हम लोग प्रश्न भी ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ, ये इनका ले लीजिए सवाल। ये कह नहीं रहे हैं 80, श्याम मोहन पराशर। हाँ। नहीं, सब जगह उपलब्ध है, सरकारी अस्पतालों में भी है, और डॉक्टर तो मिल ही जाते हैं। साइकेट्रिस्ट वाइकेट्रिस्ट की फीस कुछ ज्यादा नहीं होती। जितना आप डिप्रेस रह के नुकसान करोगे उतने में महीने में एक बार फॉलो अप कर लोगे। दवाएं बहुत महंगी भी नहीं होती अगर दवा से ठीक होना है। साइकोलॉजिस्ट, हाँ, साइकोलॉजिस्ट थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं, बट अगर आप दवा से ठीक हो सकते हो, आधी काउंसलिंग तो साइकेट्रिस्ट कर देते हैं। लेकिन शहरों में जो है उनको अवेलेबिलिटी है, और आजकल इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। आजकल ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक तरीका है उसका। आईआईटी में हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया ट्रेडविल नाम से, TREADWILL। उसमें आप स्वयं कर सकते हैं अपनी थेरेपी, तो अवेलेबिलिटी है। अरे कुछ ना हो, तुम लोग को तो प्रॉब्लम होनी ही चाहिए। मेरा नंबर मैं भी बता देता हूँ, अपना वाला बता दीजिए दीप्ति जी। नोट कर लो यार तुम लोग। नंबर हमारे पास लिख लो सब लोग, 9839027402। फोन उठाता नहीं हूं मैं। व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप तो कीजिएगा, हाँ, मैसेज शेयर करिएगा। दीजिए। मैं जो लिखता पढ़ता हूँ वो भी बता दूंगा। और वैसे भी मैं और आपको रिसोर्सेज बता देता हूँ कि मेरे कुछ 10 घंटे के कोर्सेज पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। उसमें एक है कॉग्निशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाइफ्स। जिसको ब्रेन पढ़ना हो उसके लिए भी है, हाउ द ब्रेन क्रिएट्स माइंड, साइकेट्री एंड ओवरव्यू। अगर आप
डालोगे आलोक बाजपेयी NPTEL, तो 10-10 घंटे के कुछ कोर्सेज हैं, साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, कॉग्निशन ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम लोगों ने IIT से बैठ के एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे डाले थे, सबके लिए फ्री है वो, तो देखिए उसमें से आपको मिल जाएंगी कुछ चीजें जो अपने काम आप ला सकते हैं। हाँ, आप इसको जरूर देखें, क्योंकि इससे बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेंगी बेसिक, जिनसे आप खुद अपने आप को समझ पाओगे। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे हमारा साइकोलॉजी सब्जेक्ट रहा BA में, तो जब पढ़ते थे तो जब पहली बार पढ़ा तो सिजोफ्रेनिया के जितने सिम्टम्स थे सब आ गए, सब लगता था हमारे अंदर है। तो बिल्कुल हम लोगों को भी आता है, जब हम पढ़ने देते हैं ना, 3rd ईयर सिंड्रोम कहते हैं, सारी बीमारियां स्वयं के अंदर लगने लगती हैं। नहीं, मैं तो सीरियसली कभी कभी सोचता हूँ सारी बीमारियां सबके अंदर हैं, किसी में उभर आई है, किसी में नहीं उभरी। हाँ, सच यही है शायद कि कुछ लोगों ने जो है, मतलब हम अवेयर नहीं है, जिस दिन आ जाएंगे उस दिन। नहीं, फॉर एग्जांपल सबसे कठिन बीमारी आजकल हो गई जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ऑब्सेशन मतलब रिपीटेड थॉट्स इन योर ब्रेन, जो आप जानते हैं बेकार की चीजें, रोक नहीं पाते हैं। एक जमाने में बार बार हाथ धोना, दरवाजा बार बार चेक करना, ये सब होता था। आजकल कोई भी थॉट ऑब्सेसिव बन जाता है। जब एयरपोर्ट पे लोग चलते हैं ना आजकल, तो एक लैपटॉप होता है, एक फोन होता है, एक आईपैड होता है, इसका चार्जर, उसका चार्जर, इसका कार्ड, वही चेक किया करते हैं। यही सब ऑब्सेशन होते हैं। तो ऑब्सेसिव में दिमाग उसी लूप में घुमा करता है। OCD बहुत बढ़ गया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसलिए बढ़ गया, भय जो है दिमाग में दबा रहता है, वो एकदम आ गया सरफेस पे। लोगों के दिमाग एक लूप में फंस जाते हैं, वही थॉट घुमा करता है, दे आर नॉट एबल टू ब्रेक इट। यही हमारा यही सवाल है। दो बातें आजकल, दो चीजें देखने में आ रही हैं जो बहुत ज्यादा है। एक तो डरा हुआ है इंसान, बहुत ज्यादा डरा हुआ, हर आदमी डरा, और दूसरा बहुत एग्रेसिव हो गया है। वो कोई भी स्टेप लेने में कुछ वो कनेक्टेड है दीप्ति जी, वो कनेक्टेड है। डरे हुए तो है ही, डरा हुआ मनुष्य हमेशा रहता है, लेकिन उसका जो डर था वो हिडन होता था, नंबर रिपीट मन में रहता था। हाँ, वो अचेतन मन से अब कॉन्शियस माइंड में आ गया। नंबर आप लोगों को हम अपने इस पे डाल देंगे दोबारा। कह रहे नंबर रिपीट कर दीजिए, किसी ने कहा 98390। हाँ, आ गया उसमें 27402 जी। तो क्या है कि वो भय जो है, बेसिक दिमाग तो आपका सर्वाइवल के लिए काम कर रहा है ना, तो आपके दिमाग में कुछ भी जाएगा, ब्रेन सबसे पहले उसको थ्रेट पे इवेल्युएट करता है कि जो चीज आपके दिमाग में गई है वो थ्रेटफुल है कि नहीं। मान लीजिए मैं आपको फूल भी दूं इस वक्त सपोज, और आप ऐसी मेंटल स्टेट में है कि वो फूल आपको बम लग सकता है, हाँ, तो आपका ब्रेन रिएक्ट करेगा, ब्रेन उसको कहेगा भैया दूर रहो यार। मैं अगर अभी एक जी, मतलब हमारे अंदर उसको क्या कहते हैं कि विश्वास नहीं रह गया, अविश्वास रह नहीं गया, वो हमारा ब्रेन एसेंशियली इनसिक्योर है। बात समझिए, बायोलॉजिकली इनसिक्योर है। सारा प्रपंच मनुष्य का सर्वाइवल के लिए है। आपका ब्रेन हर एक्ट सर्वाइवल के लिए करता है। अच्छा, ये अवसाद के लिए इसमें बायोलॉजिकल एंगल भी है? हाँ हाँ बिल्कुल, 10% लोगों को बायोलॉजिकल होता है, वो बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका स्विच ऑन हो जाएगा, फिर वो 2-3 हफ्ते डिप्रेस बने रहेंगे, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर कभी एपिसोडिक इलनेस होती, कभी हो गया, कभी फिर ना हो गया। इन सबको तो दे आर वेरी वेरी ट्रीटेबल, ऑल डिप्रेशन आर ट्रीटेबल एक्चुअली, एक्सेप्ट कि जिन लोगों को प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग की वजह से है, तो वो डिप्रेशन भी ठीक करें और अपने आप को भी ठीक करें। लेकिन ब्रेन का मुद्दा ये है कि ब्रेन का सारा गेम सर्वाइवल के लिए, जैसे जैसे आप सिक्योर होते जाते हैं, देखिए आर्ट है, साइंस है, जो बड़े बड़े एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं, सिक्योरिटी के बाद ही होती है ना। अगर आप बिल्कुल गरीबी के जो निचले तल पे हैं, उनसे कहिए सत्यजीत रे साहब की पिक्चर देख लो, तो कहेंगे भैया छोड़ो, हम ही हैं सत्यजीत रे, राइट। जैसे अब्राहम मास्लो का एक है कि पिरामिड था उनका, बेसिक सिक्योरिटी, रिलेशनशिप्स, सबसे ऊपर जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता था। जिस काम के लिए आप बने हैं, वो बनने के लिए, टॉप पे पहुंचने के लिए, ये सब आपको पार करना पड़ता था। एक गांधी जी थे जो गरीबी में पार कर गए थे। दूसरा, अगर और पीछे चले जाइए, जिनको हिंदुस्तानी संस्कृति में बड़ा यकीन है, उनको भी मैं बता दे रहा हूँ, हमारे यहाँ क्या कहा गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म
आपका नेचर, आपका काम मतलब आपकी सेक्सुअलिटी, और आपका लाइफ और रिलेशनशिप। काम मतलब सिर्फ सेक्स नहीं था, अर्थ मतलब मटेरियल चीजें। ये सब जब पार करके जाओगे तब मोक्ष मिलेगा। कोई बदमाश आया, उसने क्या किया, उसने मोक्ष सबसे ऊपर रख दिया, तो लोग धर्म अर्थ काम छोड़ के मोक्ष की दिशा में चले गए। ना वो मिला ना ये मिला, खत्म। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, तब मतलब जब तक आप लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे कैसे? पार नहीं जा पाओगे। हाँ वही तो, यही तो दिक्कत है, मतलब पार कैसे आप जाओगे। छोड़ोगे कुछ तब ना, जब ग्रहण करोगे। ग्रहण किया नहीं, छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल। मेरे ये तो भैया आपने इतनी मार के एक बात कही है। मैं तो आजकल कहने लगा हूँ, लोगों को प्यार देने में प्रॉब्लम नहीं, लेने में भी प्रॉब्लम है। अगर आप किसी से कह दो भैया, और यार तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक हक चाहिए, ले लो चलो, तो टेंशन में खा जाएगा, आदमी हक क्यों दे रहा है। वही। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब निर्लिप्त भाव से करिए, तब भी शक करेंगे वो। हाँ, दैट माय प्रॉब्लम इज व्हाई आर वी बिकमिंग सो इनसिक्योर इन दिस कंट्री, कि हम दिल खोल के जी नहीं पा रहे। ऐसा कौन सी आफत हो गई भाई। अरे मत खाओ यार, कम खा लो, मत खाओ रेस्टोरेंट में, कम में जी लो थोड़ा। ये बवाल क्या है इतना बड़ा। जी श्याम मोहन पराशर जी पूछ रहे हैं कि ये ऑब्सेशन कैसे कम किया जा सकता है? ऑब्सेशन की बहुत अच्छी दवाएं आती हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाए, दवा खाएं, ठीक हो जाएंगे, सिंपल काम है। और उसके बाद एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। ऑब्सेशन का सिंपल इलाज ये है कि ऑब्सेशन को जितना आप लड़ेंगे, जितना उसको खींचातानी करेंगे, उतना वो बढ़ जाएगा। ब्रेन को दवा के साथ साथ ट्रेन ये करना होता है कि उस रिपीटेड थॉट को आप इग्नोर करिए। जितना आप इग्नोर करेंगे उतना धीरे 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 खत्म होगा। पर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वन शुड कीप ट्रेनिंग द माइंड एज इट इज, वन शुड कीप ट्रेनिंग द माइंड ऑलवेज, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब इवोल्यूशन का गेम है। आप लोग अब सवाल पूछ सकते हैं, जिसकी जो भी दुविधा हो आप लोग पूछिए। हाँ, सारे और उत्तर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सवाल पूछ लो। आप सवाल तो पूछिए। ये पूछ रहे हैं क्या हाँ क्यों नहीं होता डिप्रेशन? भाई, श्याम मोहन जी हाँ पीछे पड़ गए मेरे। भैया हाँ। मुझे बहुत होता है डिप्रेशन दादा, चिंता ना करो। लेकिन मैं रो वो भी लेता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती इसमें। तो मेरे डिप्रेशन निकालने के मुझे बहुत तरीके पता है, तो अपने अपने हाँ तो तरीके ये ईजाद करो। एग्जैक्टली, और ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर आपको डिप्रेशन नहीं होता है तब आप अब नॉर्मल है। हाँ अरे सही ना? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, सही बात। है ना? डिप्रेशन तो ह्यूमन ह्यूमन माइंड है। आप इस इंस्टेंस में जितनी देर में हमने बात की, हम सब इमोशंस के सारे रस में जा चुके होंगे। ऑनेस्टली अगर अपने आप से आप पूछिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम में से हर एक आदमी ने पूरी रेंज ऑफ इमोशन एक्सप्रेस कर लिए होंगे। सीरियसली बता रहा हूँ। हाँ क्यों, क्यों नहीं? ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो। लेकिन हमें चिपकना किसी इमोशन से है हम्म। वो। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात ये भी है दीप्ति जी, ये फ्री विल और डेस्टिनी और ये सब चीजें जो है ना, आदमी के पास बहुत ज्यादा विल नहीं है, क्योंकि वो फिजिक्स के रूल्स में कैद है। सितारे हम्म। बना रहे हैं या फिजिक्स के रूल बना रहे हैं, वो छोड़ी, इतनी विल आदमी के पास जरूर है। और इतनी ही विल है कि उसके पास जो सामने उसके आ रहा है उस पर वो रिएक्ट कैसे करेगा। हाँ, द सिंपलेस्ट। ये ट्रेनिंग एकदम मनुष्य को करनी चाहिए बस। सही मनुष्य को है। ये ट्रेनिंग करनी। तो हाँ। ये अगर आप सही कर लें दिमाग में, तो काफी समस्याएं आपकी हल हो हो जाएगी। गया। अच्छा, कुछ लोग हैं, जैसे एक और चीज है आजकल, एक प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो हम्म, अकेले रह रहे हैं। अकेले मतलब जी जी एकदम अकेले, जिसे बॉम्बे जी में जी खासकर ऐसा है जी कि जी बच्चे जी जी। ये बाहर आपकी से आवाज आए ब्रेक हुए कर हैं। गई। दीप्ति जी तो आपकी आवाज ब्रेक कर गई इस सवाल में। अच्छा ठीक है, हम आप लोग फिर से अभी पूछिए, अकेले रह रहे हैं। हाँ हम दोबारा पूछेंगे। अभी जरा सा ये नेटवर्क। हाँ हाँ, हम ये पूछ रहे थे कि बहुत सारे लोग अकेले रह रहे हैं यहाँ पे, जी, तो उनके साथ दिक्कत ये हो रही है कि उनके पास शेयरिंग नहीं है बिल्कुल भी। हाँ उनके साथ शेयरिंग नहीं हो पाती है उनकी किसी भी तरीके से। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है नेटवर्क की, तो कोई बात नहीं। बाप रे, टाइम काफी हो गया, पता ही नहीं चला बातों बातों में। तो तो बात हम लोग जो आप कर लोग रहे अपने थे, सवाल अगर किसी को आ पूछने गए जो हैं तो। बात हम लोग करते ह्यूमन इन्वेस्टमेंट की। अगर मान लीजिए हाँ अकेले अकेले रहना मजबूरी है उनकी, किसी वजह से हाँ कोई घर में नहीं भी है, तो जहां भी रह रहे होंगे
मनुष्य तो होंगे वहां आसपास, नहीं, है ना? मनुष्य तो है, मतलब जैसे बंद, अब लॉकडाउन जब चल रहा था हाँ, ना, तो उनकी, लॉकडाउन की स्थिति थोड़ी विचित्र थी, पर हाँ, ये देखिए, इस समय टेक्नोलॉजी ने बचा लिया लोगों को, सही है, इंटरनेट ने, मोबाइल ने, व्हाट्सएप ने बचा लिया। मतलब वरना तो फंस जाते लोग बहुत लंबा। लेकिन ये लोगों को निकल के, अपने से निकल के लोगों को अप्रोच करना चाहिए। इस बात में न पड़े ना कि कोई हमसे बात नहीं कर रहा तो हम नहीं करेंगे। इतनी बड़ी दुनिया में कुछ ना कुछ तो होगा, जहाँ रह रहे हो कोई पड़ोसी होगा, कुछ होगा, मेड होगी, सफाई वाला होगा। अरे ये सब आदमी है, बातें करो यार, गप लड़ाओ, कौन सा उसमें जाके 200 साल जीना है वैसे भी। ये तो सवाल आया है। हाँ, क्या है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हाँ, ब्रीदिंग हेल्प्स। एक्सरसाइज। ये भैया रामदेव जी से पूछो, हमसे ना पूछो, इसके एक्सपर्ट बाबा रामदेव। ना ना, कृष्ण पूछ रहे हैं, वी हैव फ्री विल। एग्जैक्ट फ्री हाँ, विल तो नहीं कुछ है, क्योंकि फ्री विल हो नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपके ब्रेन और माइंड बाउंड है बॉडी से। बॉडी के सिग्नल्स, फिजिक्स के लॉ, धरती घूम रही है, सूरज, सब कुछ फिक्स्ड है। बॉडी की प्रोसेसेस, तो इतनी सारी चीजों से तो आपका अनकॉन्शियस माइंड बाउंड है। तो अनकॉन्शियस माइंड जो भेजता है आपके दिमाग में, उसमें फ्री विल नहीं है, पर विल इतनी है कि हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट टू समथिंग, वेदर यू गोइंग टू एक्ट, हाउ आर यू गोइंग टू इमोट। ये महत्वपूर्ण बात है। तो वो फ्री विल फिलोसफिकल डिस्कशन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है आज की दुनिया, न्यूरो साइंस के हिसाब से नहीं है। और एनर्जी वेस्ट भी नहीं करनी चाहिए, है भी या नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? ये आपकी जिंदगी में कोई मुकुल फर्क नहीं पड़ रहा है। मुकुल शर्मा पूछ रहे हैं कुछ, देखिए। लोनलीनेस, अरे क्या बंधु, प्रेम वेम करो, मस्त रहो, खाओ पियो, ऐश करो, जाके क्या करना है। जिस भी स्थिति में हो उसमें जीवन जियो, और क्या करना है। हॉबी आपकी पाल लो। लाइफ, मैं कह हाँ, रहा हूँ हॉबी पाल लो। हाँ, हाँ, हॉबी पाल लीजिए। आजकल तो जो, अगर बॉडी ट्रेवल नहीं कर सकती तो माइंड ट्रेवल करने के लिए इंटरनेट है। सिनेमा देखिए, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, दोस्त बनाइए, ये सब करिए। लोग अच्छे लगते हैं, ना लगते हैं तो किताबें पढ़िए, ये सब करिए। तो रास्ते बहुत है। बाकी आप लोगों को कुछ पूछना हो मुझसे, आप अलग वार्तालाप में पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग हाँ, निकलते हैं इससे बाहर। दीप्ति, पूनम जी गाना घर में आके सुना दूंगा, अभी ना हाँ, सुनिए। हाँ, देखिए, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सो मच। आप ही लोग का अभी तो अब इंतजार रहता है। अब जी, अभी ना सुनो, अभी ना सुनो यार, ऐसा ना करो। फिर सुना देंगे है, कभी। एक दिन गानों की महफिल करेंगे तब, पक्का प्रॉमिस। ऐसा तो अगली बार हुई है। नहीं नहीं, अगली बार गानों की महफिल। आप एक लोग घंटे भी बोलने के ऐसा बाद तो, आवाज हाँ, आवाज की ऐसी की तैसी हो चुकी है। और ये कुछ नेटवर्क जो नहीं, है वो, ना 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 ना, कुछ नहीं, कोई यहाँ पे तो कोई माफी नहीं है, क्या कोई क्या गाऊं लेकिन एक्सक्यूज यार, नहीं। क्या गाऊं अरे लेकिन। जो दिल करे, जो दिल अच्छा, करे। 2 लाइनें गा देता हूँ किशोर दा की, ठीक अरे है? हम 2 लाइन नहीं सुनेंगे, कायदे से हाँ, सुनाइए। अरे हाँ, पूरा कायदे से गाने में बहुत देर अच्छा, लगती है। सुना आराम थोड़ा से, सुना दो। तसल्ली से सुनाइए। अच्छा, कोशिश करता हूँ, देखिए। जी। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते। बस करो, बस। अच्छा, एक और सुना दीजिए। अरे नहीं ना, अरे दीप्ति जी, अरे एक सुना किसी दीजिए। किसी दिन पूरा गाना सुना दूंगा आपको, चिंता ना करो। अच्छा, एक और बढ़िया, देखिए नीलू जी ताली बजा रहे हैं आपके लिए। एक और सुना दीजिए। अरे यार, क्या सुना है, गाना तो बता दीजिए मुझे। अच्छा चल, आ, देखो मैं तो किशोर दा ही गाता हूँ मैं, या नुसरत हाँ, गाता हूँ। नुसरत यहाँ हो नहीं पाएगा, किशोर दा चलने दीजिए। छोड़ सुनाइए। सीरियसली सुन रहे हैं बेटी आप क्या? और क्या, अरे हम अच्छा, तो आपको चलो। जाने ही न दे, आपको तो जाना है। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम,
बस करो। चलिए ठीक चलिए है। फिर, वंडरफुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। सबको बाय बाय। प्लीज कीप इन टच। सब लोग आराम से मुझे व्हाट्सएप करिए, फोन करिए, जो भी चाहे। ठीक है दीप्ति जी। थैंक यू आलोक जी, आप आए। ये शुक्रिया क्या अदा करें नहीं नहीं, आपका। मुझे नहीं नहीं, अदा मत करिए, बिल्कुल। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आपसे, सब जो मिले हैं आपसे आज, जी जी जी, डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ। मैं भी मिलूंगा आप लोगों से। अच्छा है, ऐसे ही चलता है सब। लोनलीनेस खत्म करने का तरीका यही यही है। है ना? राइट राइट, बिल्कुल। वंडरफुल। ठीक। चलिए दीप्ति जी, बाय बाय, टेक केयर। ऑल द थैंक बेस्ट यू। टू एवरीबॉडी। बाय बाय। तो देखिए, जो मैंने कहा था वो सच कहा था ना, ये बहुत ही जिंदा दिल, खुश दिल इंसान है आलोक जी। आपके पास इनका नंबर है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो मानसिक रूप से आप लोगों को, तो आप इनको कांटेक्ट कीजिए। मेरे तो बहुत अच्छे मित्र हैं, और इतना अच्छा इन्होंने गाना सुनाया, और भी बहुत अच्छा, मतलब इनकी पुस्तक भी आई है। इन्होंने कृष्ण पे एक पूरा इनका खंड काव्य है, वो लिखा है। कभी मौका मिले तो मैं उसे भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और बाकी बस ये कि जो कुछ भी करना है इस वक्त, वो हमें खुद करना है। सबकी बातों को सुनते हुए, समझते हुए हमें कैसे संतुलित रहना है, ये हमें खुद सोचना है। तो अपने आप में हम इतना आत्मविश्वास लाएं, खुद को इतना स्ट्रांग करें, और जहां भी जरूरत हो, ये फॉल्स ईगो लेके नहीं चले कि हम स्ट्रांग हैं, या हमें कोई कमजोरी नहीं है, या हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें उसको डिस्कस करना है और उसको दूर करना है। इनको बुलाने का जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि हमारे दिलों में, जहन में फोबिया होता है कि साइकियाट्रिस्ट के पास अगर जाएंगे तो हम पागल कहलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत जरूरी है, मतलब जैसे खाना जरूरी है, जैसे सांस लेना जरूरी है, उसी तरह से हमारा मानसिक संतुलन बना रहे, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए जैसे हम, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि जैसे हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, हमें बुखार आ जाता है तो भी हम डॉक्टर को फोन करते हैं, इसी तरह से जब भी हमें ये महसूस हो कि कहीं से कुछ भी ऐसा हो रहा है जो हमें एबनॉर्मल सी की तरफ ले जा रहा है, तो हम डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। इनका नंबर आपके पास है, और बाकी जो भी आपके करीब हो, जिसको भी आप अप्रोच करना चाहें उससे जरूर